फर्स्ट क्लास में हमने आईएफएम को देखा कि आईएफएम क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है, उसका नेचर एंड स्कोप क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट का स्टडी हमारे लिए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अदर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, इसको हमें जानना है। इन मॉडर्न एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज के इस वैश्वीकरण के युग में कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म या कोई भी देश सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता। मल्टीनेशनल इंटरडिपेंडेंसी हो सकता है, किसी मामले में इंडिया अमेरिका को हेल्प करे और किसी मामले में अमेरिका को इंडिया का ज़रूरत पड़े और किसी मामले में इंडिया को अमेरिका का, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं रक्षा के मामले में वहाँ देखना पड़ता है। आज ही कोरोना के लिए जो ज़रूरी दवाई है वो भारत ने सप्लाई किया अमेरिका को, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को। ये क्या दर्शाता है कि कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। तो स्वाभाविक है आत्मनिर्भर नहीं है तो एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच एक्सचेंज तो होना है, चाहे वो कैपिटल गुड्स का हो, कैपिटल का हो, चाहे अदर टेक्नोलॉजी हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, उसका डीलिंग तो होना ही होना है। तो जहाँ पे ये इस तरह का डीलिंग होगा तो वही ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस के माध्यम से होगा, है कि नहीं। तो आज के इस मॉडर्न एज में, ग्लोबलाइजेशन के एज में, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट एक मेजर फैक्टर बन चुका है सक्सेस होने का। खास करके वो फर्म, वो कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो डिफरेंट कंट्रीज में अपना ब्रांच विस्तार कर चुका है, साथ ही साथ वो कंपनी, वो फर्म जो इंटरनेशनल ट्रेड में लगा हुआ, बायलैटरल ट्रेड में या मल्टीलैटरल ट्रेड में लगा हुआ है, दो कंट्री के बीच के व्यापारी के बीच का ट्रांजैक्शन, लेन देन हो रहा है या कई एक कंट्री के साथ उसका हो रहा है कारोबार। तो ऐसे मल्टीनेशनल, मल्टीलैटरल, बायलैटरल फर्म्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इसकी भूमिका, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट का जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। या यूँ कहें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट facilitates following advantages and helps these concerns to ensure their successful promotion। जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से इन सभी प्रकार के फर्मों को, कंपनियों को, मल्टीनेशनल या मल्टीलैटरल ट्रेड यूनिट्स को वो हेल्प पहुंचाता है। कैसे, वो हम लोग अब पॉइंट नोट करेंगे। तो फाइनेंस मैनेजमेंट इन सारे मल्टीलैटरल ट्रेड में लगे हुए कंसर्न या मल्टीनेशनल कंपनीज या बायलैटरल ट्रेड में लगे हुए कंसर्न को निम्न प्रकार से एडवांटेज पहुंचाता है, प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। सबसे पहला अगर देखें तो इट हेल्प्स इन स्टडीइंग फॉरेन मार्केट एंड इट्स फंक्शनिंग, फॉरेन फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड इट्स फंक्शनिंग। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं उसके एक्सचेंज रेट को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ का अध्ययन करने का अवसर प्रोवाइड करता है। यानी इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट provides multinational companies and multilateral trade concern to make a proper study of the functioning of foreign exchange market, then how it functions and how its exchange rate can be
स्टेबलाइज्ड, है ना। दूसरा, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग एक्सचेंज रेट रिस्क। अब आप गौर करें, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, हम एक्सपोर्ट करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो एक्सपोर्टर को पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिलता है, उस फॉरेन करेंसी को होम कंट्रीज के करेंसी में कन्वर्ट करना है, चूँकि यहाँ तो डॉलर यूज नहीं होगा। अमेरिका से प्राप्त डॉलर इंडिया में रुपया में कन्वर्ट करने के बाद ही होगा। अगर उस समय एक्सचेंज रेट काफ़ी हाई हो जिस समय पेमेंट मिला, उस वक्त जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तब तो हम एडवांटेज ले सकते हैं। रुपया कमज़ोर है और डॉलर में पेमेंट मिला है तो अधिक रुपया हमें प्राप्त होगा। लेकिन अगर पलट जाए, बात अंतर आ जाए, उसमें अक्सर एक्सचेंज रेट लो हो जाए, हाई हो जाए, तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है एक्सपोर्टर को। सिमिलरली, एवरी importer has own country's currency, but he has to purchase from foreign market and has to pay in foreign currency. He has to purchase foreign currency by paying its home country's currency. यानी अपने देश के करेंसी को पे करके विदेशी करेंसी लेना होगा उस कंट्री के विदेश करेंसी को जिस कंट्री में ये परचेजिंग करेगा, जहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरह के एक्सचेंज रेट में इन्वॉल्वमेंट सदैव रहता है मल्टीलेटरल या एक्सपोर्टर, इंपोर्टर या मल्टीनेशनल कंपनीज को। तो इस एक्सचेंज रेट के मैकेनिज्म को समझना, वो कैसे कार्य करता है, उसका एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसका फॉरकास्टिंग कैसे होता है ना, और कैसे हम अपने एक्सचेंज रेट्स में वेरिएशन आने की वजह से होने वाले लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और रोक सकते हैं। तो उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट में बहुत सारे टूल्स लाइक हेजिंग, है ना, एवरेजिंग आदि, फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट आदि में टूल्स हैं जिसके इस्तेमाल करके हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इट हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसा कि हमने बताया, फाइनेंस मैनेजमेंट डील्स विद इज द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेना होता है और फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंसिंग डिसीजन भी लेना होता है, वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट मैनेजमेंट भी करना होता है और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का डिसीजन भी लेना होता है। ये सारे डिसीजंस जो डोमेस्टिक फाइनेंस मैनेजमेंट में होता है वो इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट में भी होता है सिमिलरली। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को जो अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के संबंध में डिसीजन लेना होता है तो नेचुरली उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट आदि होगा। तो किस आधार पर कैपिटल बजटिंग का इस्तेमाल हम बेटर वे में कर सकें, किस आधार पर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से एसोसिएटेड जो रिस्क फैक्टर है और रिटर्न पोटेंशियलिटी है उसको एनालाइज कर पाएँ, इसका स्टडी करने का मौका इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट देता है, जिससे कि कॉस्ट मिनिमाइज रहे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, रिस्क मिनिमाइज रहे और प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, है ना। इट हेल्प्स इन फाइनेंसिंग डिसीजन। नेचुरली मल्टीनेशनल कंपनीज को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है उसका फुलफिलमेंट केवल डोमेस्टिक फाइनेंस मार्केट से पॉसिबल नहीं है। नेचुरली वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में अप्रोच करता है। जब भी हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाते हैं। तो फाइनेंस मैनेजमेंट ये हमें स्टडी कर ये मौका देता है कि कैसे हम इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट और इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट के बीच कोप अप कर सकते हैं और फाइनेंशियल अरेंजमेंट यूरो इक्विटी के द्वारा, मल्टीनेशनल बॉन्ड्स के द्वारा, है ना, हम फंड इकट्ठा कर सकते हैं और वो हमारे लिए हमारे कॉस्ट को
अधिक नहीं होने देगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बैलेंस करके रखेगा। और सही मायने में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, ये तमाम चीज़ के बारे स्टडी, प्रॉपर स्टडी के लिए वह प्रोविज़न करता है। कौन? इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट हेल्प्स द मल्टीनेशनल कंपनीज इन डिफरेंट वे by providing tools and techniques of analyzing and interpreting different source of finance and international finance market, so as the required fund can be arranged by issuing euro and other international securities. Clear? It help us in working capital management. मल्टीनेशनल कंपनी में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लेवल ऑफ करंट एसेट्स कितना होना चाहिए, किस करंट एसेट्स का लेवल क्या होना चाहिए, हाई, मिडिल, लो, उसकी मैनेजमेंट पॉलिसी को तो बताता है, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी को डिफाइन करता है कि किस पोजीशन में क्या लेवल ऑफ करंट एसेट होना चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल पर्याप्त मात्रा में कायम रहे मल्टीनेशनल कंपनीज में, उसकी फाइनेंसिंग कैसे हो, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है और हमें सपोर्ट करता है कि इस बदलते इन्वायरमेंट में भी हम किस प्रकार से अपने वर्किंग कैपिटल के साइज को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम मेंटेन रख सकते हैं। नाउ इट हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ टोटली कंसर्न विद डिविडेंड डिसीजन। यानी ग्लोबल लेवल पे से इन्वेस्टर्स हैं और सारे ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टर्स जहाँ का डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अकाउंटिंग इन्वायरमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी इन्वायरमेंट, ऑल डिफर विद द डोमेस्टिक इन्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न। एंड इन दिस सिचुएशन how much profit should be distributed among all shareholders and how much should be retained inside business. The finance manager being finance management, international finance management being a major factor of success, plays an important role towards this in this context. It helps in developing economic policy. किसी भी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो बिजनेस का होता है और गवर्नमेंट लेवल पे होता है देश विदेश के साथ, तो उसके इनफ्लो और आउटफ्लो दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं। फंड का आना, फॉरेन करेंसी का आना, फॉरेन करेंसी का जाना। इसका आपस में कैसे बैलेंस बनाया जाए, इसकी भी जानकारी इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट हमें देता है। जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है दो कंट्रीज के बीच या मोर देन वन कंट्रीज के साथ, तो स्वाभाविक है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा। फॉरेन करेंसी अगर एफडीआई हम करते हैं या फॉरेन से लोन लेते हैं तो नेचुरली फॉरेन करेंसी आएगा इंडिया में और वो डिमांड करेगा रुपया का, चूँकि हमें एस्टेब्लिश करना है फर्म रुपीज़ में इंडिया में, तो हम कोई भी चीज़ लैंड एक्विजिशन करेंगे, लेबर एक्विजिशन करेंगे तो डॉलर में तो पे करेंगे नहीं, स्वाभाविक है डॉलर दे के रुपया खरीदेंगे, तो डॉलर के जरिए डिमांड रुपये का बढ़िएगा। डिमांड जब बढ़ेगा, जितने लोग लोन लेकर के आएंगे फॉरेन से इन्वेस्ट इंडिया में करने के लिए या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, तो इंडिया में रुपीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो स्ट्रांग होगा इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ जब स्ट्रांग होगा तो इंपोर्ट सस्ता हो जाता है, क्योंकि हमारे रुपये का वैल्यू ज़्यादा होगा तो कम रुपए दे करके हम डॉलर ले सकते हैं और उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड बैलेंस को मेंटेन करने में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बैलेंस को मेंटेन करने में काफ़ी हद तक सहायता मिलती है, जिसका अध्ययन कौन कराता है? इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, है ना। अदर एडवांटेज जो नॉर्मली फाइनेंस मैनेजमेंट का है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज रखने में सब सहायता करता है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द फर्म के वैल्यू को बढ़ाता है। जब भी रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न पोटेंशियलिटी बढ़ेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होगा,
नेचुरली फर्म का वैल्यू मार्केट में बढ़ना है, यानी फर्म का जो शेयर है उसके प्राइस में बढ़ोतरी होगी और फर्म का रेपो बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जैसा कि फाइनेंस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ही है प्रॉपर एलोकेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी नॉट ओनली रेजिंग फंड्स बट इट्स इफेक्टिव utilization must be ensured by the manager and international finance management। जो हम इंटरनेशनल फंड सोर्स से फंड प्राप्त करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के जरिए, उस फंड का प्रॉपर एलोकेट भी करने का युक्ति बताता है, टूल्स बताता है, और साथ ही साथ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन का भी बताता है। ओके, थैंक यू।